वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। कैसे हैं बेटा आप सभी? आप तो आजकल सभी बच्चे लगे हुए हैं जोरों शोरों से एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमारा अगस्त पूरा बीत चुका है, सितंबर आ गया है और आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके फर्स्ट ऑफ वीक सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा सेकेंड वीक। आई एम रितु शर्मा, हैविंग 18 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग फील्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर की बेटा आपको 2-3 वीडियोस जो हैं प्रोवाइड करवा चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी है। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा चैनल लेखांकन विद्यापीठ एक ऐसा चैनल है जिसका मेन मोटिव है आपकी सक्सेस। तो अगर इससे पहले आपको साइंस का था डर, तो आपको क्या करना है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना, आपको जाना है इधर, क्योंकि ये साइंस बनाएगा आपके लिए इजी। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा, बेटा आप लोग जानते हो कि कोई भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, क्या क्या? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ी, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसको कॉमनली हम लोग कोलाइड्स भी बोलते हैं। अब इस कोलाइड्स के कुछ टाइप्स हैं, वो किस पर डिपेंड करता है कि उस कोलाइड को बनाने के लिए किस तरीके का सोल्यूट या किस तरीके का सॉल्वेंट यूज किया गया। बट यहां पर अब क्या है, उस सॉल्यूट या उस सॉल्वेंट को एक स्पेशल नाम दे दिया। क्योंकि कोलाइड्स की जो हमें टाइप पढ़नी है तो थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस मिल गई है, तो यहाँ पर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको भी एक स्पेशल नाम दिया गया, उनको एक मेन इंपॉर्टेंस फील करवाने के लिए। तो जो हमारा बेटा क्या था, सोल्यूट, उस सोल्यूट को यहाँ पर क्या नाम दे दिया गया है? डिस्पर्सिंग फेज। क्लियर? और जो हमारा था सॉल्वेंट, इसका नाम हो गया है डिस्पर्सिंग मीडियम। कुछ अलग से नहीं है, हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड करने पर हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक इसी तरह से जिसके अंदर ऐड किया गया डिस्पर्सिंग मीडियम, जो चीज ऐड की गई डिस्पर्स फेज। अब हमें ये चेक करना है कि डिस्पर्सिंग मीडियम अगर मेरा गैस है और अगर मेरा डिस्पर्स फेज है लिक्विड, तो जो कोलाइड बना उस कोलाइड को बोला जाता है एरेसोल। आपको क्वेश्चन आएगा, दिस इज नॉट गोग, दिस इज फोग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ एन एरिसोल एंड गिव एनी वन एग्जांपल। तो द कंपोनेंट ऑफ एरिसोल इज गैस एंड लिक्विड, गैस एंड सॉलिड भी हो सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसका एग्जांपल है बेटा फोग या फिर क्लाउड्स। ठीक है, अब क्लाउड आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, कैसे बनते हैं कि एयर के अंदर जब वाटर वेपर मिक्स हो जाती है तो बन जाते हैं, या वाटर मिक्स हो जाता है जब हमारा एयर के अंदर। तो अब दूसरा, जब हमारा अगेन डिस्पर्सिंग मीडियम जो है गैस है, लेकिन अब डिस्पर्सिंग फेज अगर मेरा हो गया सॉलिड, अगेन दिस टाइप ऑफ कोलाइड इज नोन एज एरिसोल, जिसका एग्जांपल है स्मोक। अब कैसे? एयर के अंदर जब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं, जो कि ब्लैक ब्लैक कलर के हमको दिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो सॉलिड का एग्जांपल हो गया, किसके अंदर मिक्स हुआ? एयर। एयर क्या थी हमारी? गैस। तो ये एग्जांपल हो गया एरिसोल। तो इस तरीके के बेटा क्वेश्चन आते हैं, जो मेन मेन है सिर्फ मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ, आप उनको अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, तो एक तो ऑब्वियस सी बात है फोग, स्मोक का। ठीक है, शेविंग क्रीम पूछी जाती है कई बार, फेस क्रीम पूछी जाती है, और या फिर जेली के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना, सिर्फ आप एक बार इस टेबल को अच्छे से कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बेटा, आप लोग 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में हम लोगों ने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पढ़ा है। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि हम जब अपने आसपास के सराउंडिंग में निगाह दौड़ाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा कहीं पर, है ना। जैसे कि अभी शाम है, इवनिंग है मान लो सपोज, ठीक है, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर दोपहर होगी, शाम होगी।
तो क्या हो रहा है, बार बार चेंज आता जा रहा है। आप लोग आप देख रहे हो आपकी हाइट में चेंजेस आए हैं। जब आप लोग 4th-5th क्लास में थे, अभी आप लोग 9th क्लास में आ गए हैं। आप लोगों की मम्मी दूध से दही जमाती हैं। जो फ्रूट्स हैं पहले वो इतने छोटे साइज में होते हैं, धीरे धीरे जो है वो पककर बड़े हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी जगह जहां पर भी देखो वहीं पर चेंज हो रहे हैं। तो उन चेंजेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो क्या होता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अगर कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल चेंज क्या चेंज है? इनमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज आ रहे हैं, आर चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, देन दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। और इसकी क्या स्पेशलिटी है बेटा? इसकी स्पेशलिटी है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। बस आप ये चीज याद रख लो, जहां कहीं पर भी कोई फिजिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, मैंने आइस ली, आइस को मैंने मेल्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को और हीट किया तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस वेपर को अगर मैं कूल डाउन करूंगी तो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा उसको मैंने कूल डाउन कर दिया, फ्रीजर में रख दिया तो आइस बन गई। मीन्स दीज चेंजेस आर रिवर्सेबल चेंजेस। ठीक है, तो फिजिकल चेंज की क्या स्पेशलिटी हुई? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दीज चेंजेस आर रिवर्सेबल चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस। ठीक है, ये नहीं कि एक बार हुआ तो परमानेंट हो ही गया। सपोज मैंने कोई पेपर लिया, ठीक है, मेरे पास ये कोई पेपर है बेटा, अब इस पेपर को मैं फोल्ड करके इसको एरोप्लेन की शेप दे सकती हूँ। ठीक है, इसको फोल्ड करके मैं बोट बना सकती हूँ, इसको फोल्ड करके मैं बटरफ्लाई बना सकती हूँ, मतलब कि मैं बहुत सारी शेप्स में इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब थोड़ी देर बाद मेरा मन करा नहीं यार मुझे एरोप्लेन नहीं चाहिए, मैंने इसके अनफोल्ड कर दिया, तो क्या हुआ? टेम्परेरी चेंज था। ठीक, अब कोई न्यू सब्सटेंस क्यों नहीं बना? पहले भी पेपर था, अगर मैंने इसको बोट, एरोप्लेन या फ्लावर की शेप दे दी तो भी कैसा है बेटा? पेपर ही है। ठीक है, अब दूसरे तरीके का जो चेंज है उनको बोला जाता है केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस जस्ट अपोजिट होंगे फिजिकल चेंजेस की। वहां पर क्या था, कभी भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा था, ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले जो चेंज होंगे वो कैसे होंगे बेटा? हमारे परमानेंट चेंज। एक बार कोई चेंज हो गया तो परमानेंट ही हो गया। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉम्पोजिशन में ही चेंज आ जाता है। अब अगर मैंने लिया कोल और कोल को बर्न कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई जी। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों को मिला दिया तो मेरे पास वाटर बन गया। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक बार वाटर बन गया तो मैं वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकती। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, क्वेश्चंस गिवन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है और साथ साथ में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है बेटा, कि वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर लेना। अब सबसे मेन एक जो बच्चों को कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है वो है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है बेटा, ये एक ऐसा चेंज है जिसमें हम अपने दोनों चेंजेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। देखो, हमने फिजिकल चेंज में क्या पढ़ा था कि ये चेंज कैसा है, मेरा रिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पर जो इसकी वैक्स थी, जब हम देखते हैं कि मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो इसका जो मोम है वो पिघल पिघल कर नीचे गिरने लग जाता है ना। इस लिक्विड वैक्स को मैं क्या करूं, उसको मैं इकट्ठा करके वापस से मोल्ड में डालकर इस कैंडल की शेप दे सकती हूँ। सो दिस चेंज इज फिजिकल चेंज। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं इसकी विक की, कि जो इसकी बत्ती जल रही है, जो एक थ्रेड था, अब अगर इसकी बत्ती जल गई तो मैं वापस से इसको क्या नहीं कर सकती, कन्वर्ट नहीं कर सकती, मतलब कि रिवर्स नहीं कर सकती। तो इसका जो विक बर्न कर रही है, बर्निंग ऑफ विक, केमिकल चेंज, melting of wax, physical change. So the burning of candle is
अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चे चाहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए, है ना। इसमें तो मुझे लगता है होपफुली कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। चले, अब इस चैप्टर का मेन जो भी हम लोगों ने पढ़ा कंक्लूजन निकल कर आएगा, और कुछ एक दो टॉपिक न्यू ऐड ऑन होंगे। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। चैप्टर का नाम ही था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई सब्सटेंस एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनता है, इट मीन्स द सब्सटेंस इज प्योर। ठीक है, अब हम उसी प्योर सब्सटेंस की टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट बॉयल, एक साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट बॉयल, was the first scientist to use the term element in 1665। प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट बॉयल नाम के जो साइंटिस्ट थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को यूज किया 1661 में। एंटोइन लॉरेंट लुइसर, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of element। इन्होंने सिर्फ क्या किया था, रॉबर्ट बॉयल ने टर्म यूज की एलिमेंट, उसको पर्टिकुलरली डेफिनेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब किसने किया, हमारे लुइसर ने। क्या बताया उन्होंने, ये एलिमेंट की डिफाइन है, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो बेटा ये तो लर्न कर लेना जी आप लोग, प्योर सब्सटेंस सॉरी एलिमेंट की डेफिनेशन, एक सब्सटेंस की या एक मैटर की वो बेसिक फॉर्म जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, किसके थ्रू, केमिकल मेथड के थ्रू, उसको बोला जाता है एलिमेंट। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं बेटा, उन्होंने अभी तक देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टिल टुडे, 118 एलिमेंट्स की खोज कर ली है हमारे साइंटिस्ट ने। उन 118 एलिमेंट्स में से ओनली 92 आर नेचुरली अकरिंग, रेस्ट ऑफ देम आर मैन मेड। ठीक है, अब इन 118 एलिमेंट्स में से 11 आर गैसेस। तो ये वाले जो फैक्ट है ना बेटा, ये आपको लर्न करने हैं। ये एलिमेंट्स known till today, known till today। ठीक है जी, 92 कैसे थे, नेचुरली अकरिंग थे, नेचुरली अकरिंग। ठीक है जी, 11 आर गैसेस। तो ये फैक्ट में से क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नॉन टिल टुडे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और इन 118 में से हाउ मेनी आर नेचुरली अकरिंग या हाउ मेनी आर इन गैसेस फॉर्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है, ऑल दो आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। अब बेसिकली क्या किया गया, साइंटिस्ट ने जो 118 एलिमेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ये जो हमारे 3 कैटेगरी हैं ये कौन कौन सी है, द फर्स्ट वन इज मेटल, द सेकंड वन इज नॉन मेटल, एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। क्लियर बेटा। तो अब मेटल नॉन मेटल में डिफरेंशिएट करने के लिए समटाइम्स 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल्दो यू हैव लर्नड अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल इन योर प्रीवियस क्लास, 8th क्लास में पढ़कर आए थे, एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं हम लोग। जनरली दे हैव अ लस्टर, मीन्स जो मेटल्स होते हैं उनके पास खुद की अपनी चमक होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स में पाई जाती हैं। इनका जो कलर है मेटल्स का, सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स में ही हमारी मेटल्स पाई जाती हैं, जबकि जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो कैसे बेटा, कलरफुल है। क्लियर। अब जनरली ये सारी बातें जो है हम वो जनरल वाले केस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन केसेस बहुत ज्यादा हैं। जहां जहां पर भी एक्सेप्शन केसेस आएंगे मैं आपको बता दूंगी। मेटल्स दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दे आर
ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं बेटा एक्सेप्शन केस की। तो एक्सेप्शन में आपको बता देती हूँ, एक मेटल जिसका नाम है लेड, ठीक है, ये मेटल है, कंडक्टर तो है, बट ये एक गुड कंडक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ एक मेटल है, लेड सिंबल है पीबी, एक मेटल जिसका नाम है सिल्वर, एजी सिंबल है इसका। दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है। जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन केस, दिस इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी बेटा क्या है, हमारा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए हैं। अगर देखो लस्ट्रस की, दे आर नॉट लस्ट्रस मीन्स, अभी हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स है उनके पास खुद की चमक होती है, नॉन मेटल्स जनरली चमकीले नहीं होते। अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन केस, डायमंड। डायमंड कितना ज्यादा लस्ट्रस है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर डक्टाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल? जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, इट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम लोग मेटल से पतली पतली तार बना सकते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी डक्टाइल नहीं होती, डक्टिलिटी का प्रोसेस शो नहीं करती, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करती। दे आर मेलेबल, मीन्स मेलेबल का मतलब है कि अगर हम मेटल्स को हैमर करें, मतलब कि हथौड़ी से पीटे, तो वो क्या होंगी बेटा, पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी का नाम है मेलेबिलिटी, दैट्स व्हाई मेटल्स आर मेलेबल व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। अब इसका एग्जांपल देखो, आप लोगों ने क्या दे रखा है, आप लोग अपने लंच बॉक्स में चपाती को रैप करके लेकर जाते हैं एल्युमिनियम फॉइल में, तो वो जो एल्युमिनियम है उसको फॉइल के फॉर्म में मेलेबिलिटी के प्रोसेस के थ्रू लाएगा। साथ साथ में आप लोगों ने स्वीट्स देखी है, ठीक है, मिठाई जब आती है दिवाली पर, तो आप देखते हो कि मिठाइयों के ऊपर एक सिल्वर से कलर का पेपर से लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी का वर्क। तो वो देखो, और कितना ज्यादा पतला है कि अगर आप उसको पूरा से उतारने की कोशिश करते हो तो वो बीच में से ब्रेक हो जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली डक्टाइल एंड हाईली मेलेबल मेटल्स। अभी हम 10th क्लास में इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि कितनी ज्यादा डक्टिलिटी का प्रोसेस शो करती हैं ये दोनों मेटल्स, जिसकी वजह से इनका जो यूज है वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, दे आर सोनोरस, मीन्स मेटल्स आर सोनोरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरस? मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब हम इनको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वहां से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप लोगों ने टेम्पल्स में देखा है, मंदिर में जो घंटी होती है, ठीक, बजाय अपने टन की आवाज आती है, तो वो सोनोरिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, ना तो वो लस्ट्रस है, एक्सेप्शनल केस को छोड़ दिया हमने, ना ही वो सोनोरस है, ना ही मेलेबल है, और ना ही क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल भी नहीं है। क्लियर? चलिए, इसके एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन दिखा रखे हैं, जो स्पेसिफिकली केवल 2 या 3 रंगों में पाई जाती हैं, जबकि ये जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो कलरफुल होती हैं। अब बेटा अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, यहाँ पर दोनों 2-3 प्रॉपर्टीज गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल स्टेट की, तो जनरली जो मेरे मेटल्स है ना बेटा, वो मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन एक्सेप्शन केस है मरकरी, जिसका सिंबल है Hg। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाई जा सकती हैं। देखो ये दिखा रखा है यहाँ पर, आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन हमें पता है कि वो एलिमेंटल फॉर्म में भी होती है, गैसेस फॉर्म में भी होती है। इसके बाद दूसरी एक प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
जनरली जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बट एक्सेप्शन केस है, दो मेटल्स हैं सीजियम एंड गैलियम, ये दोनों मेटल बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा लो है कि जैसे ही हम हमको पाम पर रखते हैं इनको, सीजियम को या गैलियम को, ये तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल्स आर less in compared to metals. So these are the differences between metals and non-metals on the basis of their physical properties. 9th क्लास में हम लोग मेटल नॉन मेटल की सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, इसलिए यहाँ पर 9th क्लास में उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है और ना ही उसको ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की कोई जरूरत है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करना है, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मेटलॉइड्स है क्या। एक्चुअल में इन 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए गए कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, मीन्स ना वो प्योरली मेटल्स हैं ना ही वो प्योरली नॉन मेटल्स हैं, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया मेटलॉइड्स। देखो यहाँ पर गिवन है, दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो तो गुड कंडक्टर है जनरली, यहाँ पर हम जनरल वाली बात करेंगे, जो नॉन मेटल्स है जनरली वो इंसुलेटर्स हैं। अब ये क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी शो करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेमी कंडक्टर, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, पूरा 100% नहीं कर रहे। दे अपीयर शाइनी लाइक मेटल्स बट आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल। हमने पढ़ा था कि जनरली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड है, यहाँ पर मैंने बताया नहीं है, जनरली मेटल्स कैसे हैं, सॉलिड, साथ साथ में, अच्छा सॉलिड तो बताया था, वो हार्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन केस था सोडियम एंड पोटेशियम। ये दो मेटल बेटा ऐसी हैं जो कि इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम, जिनको कि हम एक एप्पल की तरह कट कर सकते हैं एक नाइफ से, जबकि जनरली नॉन मेटल्स होती है मेटल्स के कंपेरेटिवली सॉफ्ट होती हैं। और लेकिन अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स जो है वो देखने में तो हमें नॉन मेटल्स की तरह से दिख रही है, लेकिन वो कैसी हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब गिर गई तो तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन और सिलिकॉन के अलावा बोरोन, बोरोन का सिंबल है बी। ठीक है बेटा, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से कर लेना। अब बात आती है व्हाट इज अ कंपाउंड। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। कंपाउंड क्या चीज है, अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया कि प्योर सब्सटेंस क्या था या मिक्सचर क्या था, अब ये कंपाउंड क्या आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट। एलिमेंट क्या था, किसी भी मैटर की वो वाली स्टेट, ठीक है, जब उसको हम फर्दर और केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसका नाम था एलिमेंट। अब ऑब्वियसली बात है हमेशा एलिमेंट बेचारा अकेला तो नहीं रहेगा, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ गए तो वहां पर जो न्यू एक सब्सटेंस बना उसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ जाएं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनकी जो प्रोपोर्शन है वो है फिक्स्ड, तब ये जो न्यू सब्सटेंस बना इसका क्या नाम है, कंपाउंड। जबकि अगर वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं जुड़ते हैं, किसी भी रेशियो में जुड़ गए हैं, तो जो हमारे पास सब्सटेंस बना वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। कंपाउंड में भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली जुड़े हैं, और मिक्सचर में क्या होता है, वो फिजिकली जुड़े होते हैं, प्लस मिक्सचर के अंदर उनकी जो रेशियो है वो फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड है, प्लस इनकी रेशियो फिक्स्ड है। अब मिक्सचर और यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने बताया अभी, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, क्योंकि जो मिक्सचर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो सबकी प्रॉपर्टी शो करता है, यहाँ पर न्यू कंपाउंड बनेगा। एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा, मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
दोनों ली, यहाँ पर बन गया मेरे पास वाटर। न्यू सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो न्यू है। कंपाउंड्स की क्या स्पेशलिटी थी कि दो या दो से जब एलिमेंट्स ज्यादा जुड़ गए आपस में तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, न्यू सब्सटेंस। और इस न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है जिसको कि हमने कंपाउंड नाम दिया था, इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले अपने जो प्रीवियस उसका कॉम्पोजिशन था उससे बिल्कुल ही डिफर होती है। द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। साथ में द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये तो रट लो जी आप दोनों पॉइंट। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको सेपरेट करने के लिए कोई भी फिजिकल मेथड तो बेटा काम में नहीं लाया जाएगा। यहाँ पर जनरली केमिकल और स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो काम में लाए जाते हैं किसी कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए। अभी मैंने जो आपको ये बताया कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिल जाती हैं तो वाटर बना लेती हैं। अब इस वाटर को इलेक्ट्रिक सिटी पास कर दी मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो ये अगेन अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है, जो भी हमने पढ़ा है वो, ठीक है। पानी को अगर आप नॉर्मली गर्म करोगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा, लेकिन वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं होगा। चलिए मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन है, जैसे कि हम लोगों ने एयर के बारे में बेटा पढ़ रखा है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वहां पर सिर्फ 2 या 3 गैसेस की जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है, जैसे कि O2 78% है, O2 हमारी, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो हमारी बेटा वो है 21%। 21%। नाइट्रोजन है हमारी 78%, ठीक है। बाकी की 1% में जितनी भी गैसेस प्लस वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, तो इसलिए क्या है हमारा एयर अ मिक्सचर, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन तो नहीं है यहाँ पर। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर जिन जिन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना है उन सबकी ही प्रॉपर्टी शो करता है। एयर का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा, आप लोगों ने अपने घर में मिक्सचर वाली नमकीन खाई है, खट्टा मीठा, है ना, तो उसमें सारी चीजों का फ्लेवर आ रहा है आपको, कभी खट्टी लग रही है, कभी मीठी लग रही है, कभी नमकीन लग रही है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो अगर मैं एयर की ही बात करूं, एयर के कंपोनेंट्स को मुझे सेपरेट आउट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो कि अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पहले हमारा 9th क्लास के सिलेबस में ही था, अब सीबीएसई की तरफ से वो रिलेटेड है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को थोरोली रीड करना है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है बेटा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।